हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज गौरव कुमार सैनी। आई एम बीटेक फ्रॉम IIT गांधीनगर। और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है वो हमको आज देखना है। अभी तक हमने देखो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसमें हमने देखा कि दो अगर जैसे सेम साइन के चार्ज है वो तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट साइन के चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो हमारा होता कैसे है ये हमें देखना है कि जैसे दो चार्जेज है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे पर कैसे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कॉन्सेप्ट देते हैं। उसमें हम ये बोलते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा, उस रीजन में अगर दूसरा पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। इस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एक रीजन क्रिएट करेगा और उस रीजन में दूसरा पार्टिकल एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो हम लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज्ड पार्टिकल in which if another charge particle enters in which another charge particle enters it experiences force ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। मतलब ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जैसे प्लस क्यू ले लिया, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा। ये अपने चारों तरफ मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल अगर एंटर करता है, जैसे मान लो ये हमारा Q2 एंटर करता है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कौन लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। यानी इसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारा टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप है कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा। चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स फील्ड अराउंड इट। और सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकंड स्टेप रहेगा कि इस फील्ड में कोई भी पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on another charge particle। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगाएगा। यानी पहला स्टेप चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और दूसरा स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो दो स्टेप हमारा ये प्रोसेस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है, जो पॉजिटिव चार्ज पे जहाँ फोर्स लग रहा है
जैसे यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन हमारी रहेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब जैसे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जैसे फोर्स हमको इसमें निकालना पड़ रहा है, इसमें भी हमको फोर्स निकालना पड़ रहा है, उससे चार्ज उसको हमने चार्ज से डिवाइड किया, तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? पहले कूलम्ब्स लॉ से हम फोर्स निकालते थे, अभी भी हमको निकालना पड़ रहा है, उसको चार्ज से ही तो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज क्यों कर रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ से क्यों काम नहीं चला रहे? तो देखो इसका जवाब हमको आगे जाके मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमको आगे बढ़ना पड़ता है। कि जैसे अभी इसमें हमने क्या बोला था कि कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फोर्स लगाती है। अब जैसे पार्टिकल पास पास है जब तो लगभग इंस्टेंटेनियसली फोर्स लगने लग जाएगा, लेकिन अगर जैसे पार्टिकल हमारे दूर दूर है, एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमारा क्या होगा? ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तक पहुँचेगी तभी तो वो उस पर फोर्स लगाएगी ना। तो देयर इज़ सम टाइम डिले, और इस टाइम डिले को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है ना? जैसे हमारा मान लो सन से जो रेज आती है वो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। सन से जो लाइट आती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसमें भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उनका ही कॉम्बिनेशन से वो बनती है। तो मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो सन से रेज आती है उसमें, तो सन से रेज हमारे अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? लगभग 8 मिनट का हमारा समय लगता है। तो मतलब जैसे सन पे मान लो कुछ चेंजेज हुए, तो वो चेंजेज अर्थ पे नज़र आने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर फील्ड हम जैसे चार्ज को चेंज कर देते हैं तो यहाँ की फील्ड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम डिले होगा। तो उस टाइम डिले को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। फोर्स वाले मेथड में कोई चार्ज डिले हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, टाइम डिले को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। और ये काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है। कंटिन्यूस अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे तो उसमें काफ़ी कन्वीनियंट होता है, हम फील्ड से करते हैं तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमारा ये हो गया, इसके कारण हमको फील्ड निकालनी है, किसी भी जैसे डिस्टेंस पे निकालनी है हमको, जैसे r डिस्टेंस पे हमको निकालनी है फील्ड। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक टेस्ट चार्ज हमको लेना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते। हम फोर्स के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इमेजिनरी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में नहीं होती है। हमको ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड दिखाई दे रही है, लाइंस वगैरह दिखाई दे रही है हमको कि ऐसे जा रही है फील्ड, ऐसे जा रही है, वो सब हम इमेजिनरी हमारा होता है। तो जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ता है। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, स्मॉल सा छोटा सा टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, और टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है? स्मॉल सा चार्ज होता है, ये वेरी स्मॉल चार्ज। अब ये बात आती है कि स्मॉल ही क्यों लेते हैं, बड़ा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको स्मॉल नहीं लेंगे तो ये भी तो अपनी फील्ड क्रिएट करेगा ना, तो वो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब करेगी। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो इन दोनों के कारण आएगी, हमें तो केवल इसके कारण फील्ड निकालनी है। तो इसलिए हम ये चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं ताकि ये उसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है ना?
तो हम काफ़ी स्मॉल चार्ज लेंगे ताकि ये इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे। अब इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर फोर्स हमारा लगेगा रेडियल डायरेक्शन में लगता है फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर हो गई। और मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है, जो पॉजिटिव चार्ज पर जहाँ फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी इसमें। तो ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड हमारा कैसे निकालते हैं हम, F/Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स हमारा कूलम्ब लॉ से आ जाएगा K/Q/Q0/R², F = K/Q1/Q2/R² होता है। तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पर देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, वो चार्ज कौन सा वाला होता है वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर यूनिट चार्ज पर फोर्स देखते हैं ना। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उस चार्ज को हमको यहाँ डिवाइड करना पड़ता है। तो इस चार्ज पे हम फोर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी Q0 हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा Q0 कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, K/Q/R²। K को ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R², इस तरह भी मिल सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आ रही है, डायरेक्शन हमारी आ रही है रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन कहाँ हो गई, रेडियली आउटवर्ड। तो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर जैसे नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें फोर्स देखना है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, रेडियली इनवर्ड लगेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जहाँ फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड तो यही आ जाएगा K/Q/R², और डायरेक्शन -R²। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, E = K/Q/R²। R² डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, R वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, R²। अगर हमें R वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, तो R² का यूज करेंगे। -R वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो -R² का यूज करेंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर जैसे इसका हम ग्राफ बनाना चाहे तो यहाँ पर E हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R² के प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 1/R² के प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारा, इस तरह का ग्राफ आएगा। इन्वर्स वाला ग्राफ हमारे इस तरह के आते हैं, तो ये ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, R अगर 0 को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट को टेंड करेगी, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और R इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को टेंड करेगी। तो ये ग्राफ इस तरह जाएगा। ये तो हमारा हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते ही है कि चार्ज के कारण जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम होती जाएगी, जैसे हमारा फोर्स कम होता जाता था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के साथ हमारी कम होती जाएगी। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो अभी तो हमने एक चार्ज का देखा, अब एक से ज़्यादा चार्ज हो तो क्या करेंगे वो हम देखते हैं। ड्यू टू मोर देन
टू चार्जेज। दो से ज़्यादा चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेज, ये हम बोल सकते हैं। तो डिस्क्रीट चार्जेज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लगाते हैं। जैसे हमने फोर्स में किया था ना, वैसे यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी नेट होगी वो हर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका सम होगा। जैसे मान लो ये हमारा चार्ज है Q1, ये हमारा चार्ज है Q2, ये हमारा चार्ज है Q3। तो यहाँ पर हमें फील्ड निकालनी है, मोर देन वन कर लो इसको, टू के लिए भी तो हमें सुपरपोजिशन ही करना पड़ेगा ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसके कारण निकालेंगे, पहले इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, और इन तीनों का फिर वेक्टर हम एडिशन कर लेंगे। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके कारण जो फील्ड आ रही है उसको जैसे हमने E1 मान लिया, और इसके कारण जो फील्ड आ रही है उसको E2 मान लिया, इसके कारण फील्ड को E3 मान लिया। तो हमारा E वेक्टर क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन। अगर ज़्यादा हो तो उनको भी हम वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा, यानी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। तो हर चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी उसको हम वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। अब जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ये हमारा एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ तीन चार्जेज रखे। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड हमारी है A। यहाँ पर हमने चार्ज रखा +Q, यहाँ पर भी रखा +Q, और दो पॉइंट पर हमने चार्ज रखा। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड वर्टेक्स। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो C पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। C पर जो फील्ड आएगी वो पहले देखेंगे A के कारण किधर आ रही है। A के कारण किधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कहाँ होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड यानी A के कारण तो फील्ड कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ये आ जाएगी EA। और ऐसे भी लिख सकते हो E एट C ड्यू टू A, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भी लिख लो, EA ही लिख लेते हैं। A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, EA आ गई। और B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण भी रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी, इस तरह EB आ जाएगी। तो B के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ गई, A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गई। ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये दो वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ/A²। KQ/R² होता है, R हमारा कितना है, A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। और चार्ज कितना है, Q, तो Q आ गया हमारा KQ/R²। ये भी KQ/R² है क्योंकि डिस्टेंस A है इसमें भी और चार्ज Q है, तो दोनों हमारे बराबर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगी, देखो अगर दो चार्ज इक्वल होते हैं तो नेट रिजल्टेंट उसका बीचों बीच आएगा, बाई सिमेट्री हम ये बोल ही सकते हैं। तो डायरेक्शन तो ये आ जाएगी, ये हमें पता लग गया, डायरेक्शन तो वर्टिकली आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन का होता है ना, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। फॉर्मूला होता है ना, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा।
उससे हम इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो E1 E2 सब मतलब बराबर है, तो यहाँ से जैसे इसको E लिख सकते हैं हम, इसको भी E लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ये E लिख सकते हैं। तो देखो ई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी ई स्क्वायर आ रहा है, तो अंडर रूट से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा। तो ई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस थीटा कितना है, कोस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो ये भी कट गया, तो ये हमारा आ गया √3। ई की वैल्यू क्या है, KQ/A², तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, √3 KQ/A²। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हो गया। दो अगर पॉइंट के पर हमको चार्ज रखे हुए हैं, तो तीसरे पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। अब और सवाल करते हैं। अब जैसे हमने मान लो ये स्क्वायर लिया, साइड ए है और हमने चारों पर रखा, ये +Q, यहाँ पर -Q, यहाँ पर +Q, यहाँ पर -Q। अब हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड, ये जैसे O पॉइंट मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालना है, वो हमारा कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसके कारण कहाँ पर होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अलोंग द लाइन ही होगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और इसके कारण कहाँ पर होगी, इसके कारण इधर हो जाएगी। जैसे इसके कारण तो कहाँ पर है, इधर है, रेडियली आउटवर्ड। इसके कारण कहाँ पर है, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड यहाँ पर है। और नेगेटिव के कारण क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ये आ जाएगी। और ये वाला नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ये आ जाएगी। अब देखो मैग्नीट्यूड की हम बात करें, तो +Q और ये +Q दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे सेंटर पे, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। ऐसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी हमारी इक्वल है, क्योंकि डायगोनल हमारे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पर चार्ज भी इक्वल है, तो ई हमारा क्या होता है, KQ/R² होता है। डिस्टेंस को जैसे अभी R लेके चलते हैं, तो KQ/R² आ गया। तो चारों ही KQ/R² आ रहे हैं हमारे, क्योंकि ये सभी चार्ज क्या है, Q है। मैग्नीट्यूड तो Q है ना, डायरेक्शन हमने माइनस चार्ज है, तो उससे डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर प्लस के कारण होती तो डायरेक्शन उधर हो जाती। पॉजिटिव और नेगेटिव से तो किस में फ़र्क पड़ता है, डायरेक्शन में फ़र्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सबका मैग्नीट्यूड यही है, KQ/R²। तो ये हमारा इसको कैंसिल कर देगा, ये हमारा इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ई नेट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये अगर ये दोनों सामने वाले चार्ज इक्वल हो स्क्वायर में, तो वो कैंसिल ही कर देते हैं। अब जैसे चार्ज हम बदल के देखते हैं कि चार्ज बदलने पर हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमने लिया +Q, ये +2Q, ये -3Q, ये +2Q, या माइनस ही ले लो, -2Q। तो इनके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकालनी है। सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही सवाल है, बट डेटा चेंज हो गए हैं। और ये A ले लेते हैं, ये भी A है, ये भी A है, या ऐसा करो √2A ले लो, कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। तो √2A ले लेते हैं इनको। तो हमारी ये साइड कितनी आ जाएगी,
ये डायगोनल कितना आ जाएगा, देखो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, ये √2a, ये √2a, तो अंडर √2a स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 2a + 2a 4a, तो यानी 2a आ जाएगा। ये टोटल कितनी आ गई 2a आ गई, तो हाफ कितनी हो जाएगी हमारी a हो जाएगी। तो ये चारों और डिस्टेंस हमारी a रहेगी, ठीक है ना, चारों डिस्टेंस हमारी a रहने वाली है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, तो अब हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, यहाँ पर तो +q है, वहाँ पर -3q है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगी। +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और -3q के कारण कहाँ पर होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण उसी डायरेक्शन में होती है, खुद के डायरेक्शन में होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, तो नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों तो आपस में ऐड हो रही है। ऐसे ही अब देखो ये पॉजिटिव के कारण कहाँ पर होगी, पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये इधर हो गई। नेगेटिव के कारण कहाँ पर होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, तो ये भी फील्ड इसी डायरेक्शन में हो गई। तो देखो ये दोनों आपस में ऐड हो रही है, ये दोनों आपस में ऐड हो रही है, तो हम निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं वैल्यू। E + q के कारण कितनी है, KQ/R कितना निकाला है हमने, A निकाला है। देखो चारों हमने A बताया था ना कि 2a तो ये पूरा था, तो आधा हमारा कितना था A था, तो A² ये आ गया। E हाँ -3q हमारा क्या आ रहा है, KQ/Q की जगह कितना आ गया 3q/A², और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आ रही है। ये तो जैसे हमारा डायरेक्शन अगर ये प्लस का है तो ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम आने वाली है। हमने डायरेक्शन तो डायग्राम में बता ही दिया, तो यहाँ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ये E है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2q हमारा क्या होगा, K2q/A², और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q भी यही हो जाएगा, K2q/A²। तो इन दोनों की नेट क्या हो गई, 3q और q दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 4q हो गया ये। तो इन दोनों का तो रिजल्टेंट क्या आ गया, K4q/A², और इन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, K4q/A² आ जाएगा। ये दोनों भी ऐड हो रही है, देखो ये ऐड हो रही, तो K4q/A²। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, स्क्वायर में डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे दो वेक्टर हमको ऐड करने हैं, K4q/A² और ये भी K4q/A², इन दोनों वेक्टरों को हमको ऐड करना है। तो 90 डिग्री पर वो दो वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, √E1² + E2², बस ये आ जाएगा। +2a भी cos थीटा आता है, वो cos थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो 0 हो गया, तो यही बच जाएगा E1² + E2², तो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, K4q/A² का होल स्क्वायर प्लस K4q/A² का होल स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई O पर। अब इसमें कॉमन ले लो K4q/A² को, तो 1 + 1 बचेगा, तो √2 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4√2 KQ/A²।